जय हिंद। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2025 जीएस पेपर का डिस्कशन किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 तक हमने डिस्कशन किए थे। इस सीरीज़ में हम जो है 51 नंबर के क्वेश्चन से बातें करेंगे। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारे डिस्कशन होंगे इस सीरीज में। और लास्ट में हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। ये यूपी पीसीएस प्री जीएस पेपर यानी पेपर फर्स्ट जो अभी 12 अक्टूबर को हुआ 2025 वाला, उसी के बारे में डिस्कशन है। तो यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन जो है अजर्शन और रीजन से रिलेटेड है। अजर्शन और रीजन से रिलेटेड हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। अजर्शन क्या कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हार्म किए, और प्रेजेंट टाइम के जनरेशन को ये डेवलप करना और फ्यूचर जनरेशन को बिना कंप्रोमाइज़ किए बिना। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं। पहला तो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया गया है, ये डैमेज नहीं करता इन्वायरमेंट को, विदाउट डैमेजिंग, एंड ये प्रेजेंट जनरेशन जो है उससे रिलेटेड तो है, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए फ्यूचर जनरेशन को। तो ये एक्चुअल डिफिनेशन ही उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है यही कि प्रेजेंट जनरेशन को इस तरह से रिसोर्सेज की यूटिलाइज करेंगे जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन 100% सही है यहाँ पे, अजर्शन यानी कि सही है। अच्छा, रीज़न क्या कहता है कि एजेंडा 21 वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1995, यानी कि एजेंडा 21 ये 1995 में साइन हुआ। किसके द्वारा? वर्ल्ड लीडर के द्वारा। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया साइंड के बारे में। एजेंडा 21 ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, ये बात तो सही है, लेकिन 1995 में नहीं हुआ था, ये हुआ है 1992 में। जो रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई, उसमें इसको साइन नहीं किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको साइन नहीं हुआ ये। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो इन्होंने एयर कर रखा है और साइन की बात कही गई। ये अडॉप्ट है, यानी ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। एजेंडा 21 ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है कि साइन हुआ हो, रेटिफाई किया गया हो, ऐसा नहीं है। ये वनली अडॉप्ट किया गया और 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था। 1995 वाली बात गलत है। तो इसका वनली जो है ए यानी अजर्शन सही है, रीजन गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये जो है पुलिट्जर अवार्ड से रिलेटेड है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पुलिट्जर अवार्ड से रिलेटेड है। तो पुलिट्जर अवार्ड के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसन रॉबर्ट, क्या है? जैसन रॉबर्ट, इनको जो मिला है अवार्ड वो बायोग्राफी पे मिला है, रॉबर्ट को बायोग्राफी पे। उसके अलावा जो है ब्रांडन जैकब को मतलब कि जो ये ब्रांडन जैकब हैं उनको ड्रामा पे मिला है, ड्रामा पे अवार्ड मिला था इनको। और उसके अलावा सूसी इबर्रा, जो सूसी इबर्रा हैं, हाँ इबर्रा को, इनको म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला था, म्यूजिक के लिए मिला था। और पर्सिवल इवरेट इनको फिक्शन के लिए मिला था, फिक्शन के लिए। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूं, जो फिक्शन है वो पर्सिवल इवरेट को मिला है फिक्शन का, और यहाँ पे जो म्यूजिक है वो सूसी इबर्रा का मिला है, म्यूजिक का जो है ये सूसी इबर्रा को मिला है। बायोग्राफी का जैसन रॉबर्ट को मिला। और ये ड्रामा का जो है ब्रांडन जैकब को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम से रिलेटेड है कि कौन सा एंजाइम जो है स्टमक रिलीज करता है प्रोटीन को हजम करने में। ये क्वेश्चन हमारा है, एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो है एंजाइम यानी कि स्टमक में रिलीज होता है, स्टमक में, जो कि प्रोटीन को हजम करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होता है स्टमक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन है।
पेप्सिन, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है ये ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन को एक्चुअल में ये पैंक्रिया रिलीज करता है, और ये पैंक्रिया जो ट्रिप्सिन को रिलीज करता है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को मतलब डाइजेशन करने में ये भी काम आता है ट्रिप्सिन भी, जो कि पैंक्रिया रिलीज करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ये पैंक्रिया के द्वारा ट्रिप्सिन, और वहां पे जाकर के प्रोटीन को हजम करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन ही। नेक्स्ट क्या क्या है, ये आपका काइमोट्रिप्सिन, ये भी गलत है। तो ये ओनली पेप्सिन ही है जो कि स्टोमक में रिलीज होता है और वो आपका डाइजेशन के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन हमारे में है। इसमें ये कहा गया कि इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का उस इंडिया में है, ये असर्शन का क्वेश्चन है। रीजन कहता है क्या है, इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है किसको, बिफोर द लेजिस्लेचर। देखिए हम पहले नंबर पे बात कर लें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट या उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो सारे के सारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन के मेंबर नहीं होते। जैसे कांग्रेस है, हाउस कांग्रेस है वहाँ पे यूएसए में, तो उसके ये लोग मेंबर नहीं हैं, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसके सामने, लेजिस्लेशन के सामने। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे जो इंडिया का है, इंग्लैंड का है, वहां पे एग्जीक्यूटिव का मतलब मंत्री लोग, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेशन के सामने या पार्लियामेंट के सामने। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जैसे 0 आवर के द्वारा रिस्पॉन्सिबल है, आपका क्वेश्चन आवर के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपका जो मतलब कि बहुमत के लिए एक मोशन लाया जा सकता है, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेशन के सामने, और ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ट्रू हैं, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आपका है पासेस के बारे में। देखिए लिपुलेख, ये पास कहाँ पे है, लिपुलेख आपका है, उसके बाद नाथुला पास है, उसके बाद आपका बोमदिला। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है शिपकीला। देखिए जो लिपुलेख है ये उत्तराखंड में है, इन्होंने लद्दाख में दिया है, ये उत्तराखंड में है, और ये आपका जो नाथुला है वो सिक्किम में है, बोमदिला ये आपका अरुणाचल में है, और ये शिपकीला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। सपोज दैट हम ये उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो ट्राई जंक्शनल पॉइंट है, इधर आपका तिब्बत चाइना वाला हिस्सा है, इधर नेपाल है, और ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड इंडिया का। यहीं पे लेपुलेख है, लेपुलेख वाला ये वाला जो पास है, ये आपका मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश यात्रा के लिए लोग इसी पास से ही जाते हैं मेनली कैलाश यात्रा पे। तो ये लेपुलेख जो है उत्तराखंड में है, और ये डिस्प्यूटेड ट्रिब्यूटरी है, लंकाधुरा, लेपुलेख और काला पानी, नेपाल और इंडिया से थोड़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नाथुला ये आपका सिक्किम का है, ये ट्रू है, और ये आपका बोमदिला ये अरुणाचल में है, और शिपकीला यहाँ से, शिपकीला से ही सतलुज रिवर क्रॉस करती है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपका देखिए, हाँ प्रियम्बल में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में है आपका 6 का नंबर क्वेश्चन है। 42nd जो अमेंडमेंट है उसके बारे में, जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या वर्ड जोड़ा गया था। तो प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। एक तो आपको सोशलिस्ट जोड़ा गया था, दूसरे नंबर में आपका सेकुलर जोड़ा गया था, तीसरे नंबर में आपका इंटेग्रिटी जोड़ा गया था। तो ये आपका सोशलिस्ट सेकुलर यहाँ पे दिया हुआ, तो ये दोनों सही हो जाएगा। इंटेग्रिटी भी जोड़ा गया था, ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जोड़ दिए। देखिए सॉवरेन और रिपब्लिक ये पहले से था, ये नहीं जोड़ा गया था। सॉवरेन और रिपब्लिक ये पहले से था, ये नहीं जोड़ा गया था। जबकि ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी जोड़ा गया था। मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टार्टिंग से ही उसमें सॉवरेन वर्ड था और रिपब्लिक वर्ड था। जबकि ये सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी 42nd अमेंडमेंट 1976 में के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया, ऐड किया गया। देखिए हाँ, बाबर का जो है टॉम कहाँ पे है, इसकी मतलब कि समाधि स्थल कहाँ पे है बाबर की,
बाबर की जो समाधि स्थल है वो आपका काबुल में है, काबुल में है। हुमायूं का जो है आपका दिल्ली में है, हुमायूं टॉम। और आपका जहांगीर का जो टॉम है वो आपका यहाँ पे है, क्या कहते हैं, लाहौर में है। उसके अलावा शाहजहां ये आपका जो है आगरा में है। देखिए आगरा से थोड़ी दूर बाहर यानी कि 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे एक रामबाग है। एक्चुअल में रामबाग नहीं था, वो वर्ड आराम बाग था। आराम का मतलब क्या होता है कि रेस्ट इन पीस, यानी जब कोई डेथ कर जाता है तो उसको रेस्ट इन पीस को क्या कहते हैं, आराम। उसी के आधार पे आराम बाग बना था, क्योंकि बाबर के डेथ के बाद उसी रामबाग या आराम बाग में ही बाबर की पहले नंबर पे कब्र थी, यहाँ पे टॉम था। बाद में यहाँ से बाबर के टॉम को अफगानिस्तान के काबुल में शिफ्ट कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में बाबर की का टॉम कहाँ पे है, काबुल में है। हुमायूं का टॉम दिल्ली में है। और जहांगीर का टॉम आपका लाहौर में है। शाहजहां का जो है आपका आगरा यानी कि वही मुमताज महल यानी मुमताज बानो, मुमताज बेगम और शाहजहां दोनों की कब्र एक ही उसमें ताजमहल के अंदर है। ठीक है, तो ये शाहजहां का आगरा में हो जाएगा, ताजमहल के अंदर भीतर। देखिए उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कौन सा नहीं है, तो अगला हमारा सवाल है 58 नंबर का, देखते हैं रामसर साइट के बारे में है। रामसर साइट, तो रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए सरसाई झील कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, समसपुर बर्ड सेंचुरी भी आपका यूपी में है। रुद्र सागर लेक आपका त्रिपुरा में है, रुद्र सागर लेक आपका त्रिपुरा में है। उसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुड़गांव में यानी कि हरियाणा में है। तो देखिए सरसाई झील आपका यूपी में है, समसपुर आपका बर्ड सेंचुरी यूपी में है, रुद्र सागर लेक ये आपका त्रिपुरा में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। उसके अलावा आपका अगला सवाल है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 ये कौन जारी करता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है आपका ILO जारी करता है। वेज से वैसे आप लॉजिक सेट कर सकते हैं। वेज का मतलब क्या होता है, वेज ऑफ सैलरी, ये किसी लेबर को ही दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड कोई भी, तो वेज रिलेटेड कोई भी कौन जारी करेगा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वो ILO ही जारी करेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वेजेस सैलरीज किसको मिलते हैं, लेबर को ही मिलते हैं। इसलिए सिंपल ये लॉजिक हो रहा है, इसी के आधार पर टिक लगाइए। देखिए फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज आएगी तो IMF जारी करेगा या वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। अगला क्वेश्चन वही है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ये IMF जारी करता है। ये बाइनियल है यानी कि साल में 2 बार जारी होता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जारी करता है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक भी दिया हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, IMF ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, लाइकेन के बारे में दिया हुआ 61 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाइकेन के बारे में देखिए, लाइकेन के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये मतलब कि पॉल्यूशन और नॉन पॉल्यूशन। लाइकेन जो पॉल्यूशन एरियाज होते हैं वो बहुत हाईली सेंसिटिव होता है सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कोई पॉल्यूटेड एरियाज है, जैसे मान के चलिए दिल्ली है या कि मेट्रो सिटीज है, पॉल्यूटेड होते हैं। मेट्रो सिटीज क्या होते हैं, वो पॉल्यूटेड होते हैं। पॉल्यूटेड क्यों होते हैं कि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब कि सल्फर और ये आपका इस तरह से बहुत ही पॉल्यूटेड गैसेस होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी कि जो भी पॉल्यूटेड गैसेस हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो गैसेस में पॉल्यूटेड एरियाज या सिटी में पाई जाती हैं। उन पॉल्यूटेड गैसेस में से एक गैस आपकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है पॉल्यूटेड गैसेस की वजह से मेट्रो एरियाज में कभी भी लाइकेन नहीं जम सकता, या वो एरिया जो जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की कारण वहाँ पे लाइकेन नहीं होगा। तो लाइकेन नहीं होगा, लाइकेन हमेशा नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में पाए जाते हैं। लाइकेन कहाँ होते हैं, नॉन पॉल्यूशन एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये इंडिकेटर है।
अगर लाइकेन कहीं पे जम जाता है, कहीं पे काई जमती है, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि वहां पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम है, यानी लीस्ट पॉल्यूटेड है, ना के बराबर पॉल्यूशन होगा, तभी लाइकेन जमेगा, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। अगला पॉइंट क्या है कि हिमालयन बेल्ट है, वहां पे हम देखेंगे लाइकेन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके कारण क्या है, या गांव के दूर दराज के इलाके, रिमोट वाले एरियाज, फॉरेस्टेड लैंड या ट्राइबल एरियाज, वहां पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। इसलिए सारे के सारे लाइकेन कहाँ पाए जाएंगे, नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में। और ये एक तरह का इंडिकेटर है, क्योंकि ये पॉल्यूशन के एरियाज में कभी उग ही नहीं सकते, कभी नहीं जम सकते। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाइकेन आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये तो सही है, इट इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पहला ऑप्शन आपका ये दिया हुआ। लाइकेन ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज। क्या लाइकेन पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो करते हैं? नहीं, लाइकेन हमेशा कहां पे ग्रो करते हैं? ग्रो कहां पे करेगा लाइकेन? नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में, यानी यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा फ्रेश हो, बहुत ज्यादा ताजी हवा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेज के बारे में। इंटरनेशनल ओजोन डे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओजोन डे, ये आपका 16 सितंबर में हम जानते ही हैं मनाया जाता है ओजोन डे। इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन डे है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को, यही वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 22 मार्च दिया हुआ है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, यही ऑप्शन गलत है। अच्छा, ब्राजील के बारे में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। सपोज दैट ब्राजील है, पहले मैं इंफॉर्मेशन आपको बता दूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद फिर अपने आप क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सपोज दैट कि ये ब्राजील का ऐसा मैंने मैप ड्रॉ कर लिया, ये साउथ अमेरिका का मैप है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे साउथ अमेरिका में ये पूरा हिस्सा ब्राजील का कहलाता है। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, अमेज़न रिवर, जो कि ईश्वरी बनाती है। और इस तरह से इसी के माउथ पे कहीं भी आप देखेंगे कि इक्वेटर गुजर रहा होता है। ये जो अमेज़न रिवर है, जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, ये पूरा का पूरा सेल्वास फॉरेस्ट है। क्या है? सेल्वास फॉरेस्ट, यही सेल्वास फॉरेस्ट है, इसी को अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। उसके अलावा इसमें 4 to 5 जो है लेयर्स होते हैं, बहुत ही हाईली डेंस होता है। दुनिया का 45 to 50% ऑक्सीजन वनली इसी सेल्वास फॉरेस्ट से ही रिलीज होता है। दुनिया का 45 से 50% ऑक्सीजन, इसलिए इसको लंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। लंग ऑफ द फॉरेस्ट, लंग ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से स्पेशल रिलीज होता है। ये जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये आपका अमेज़न रिवर के चारों तरफ है। अगला पॉइंट क्या है? ये वाला जो बेल्ट है, ये कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जहां पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट या सिटी देखेंगे संतोष के नाम से आप मैप में। ये जो कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज है ब्राजील का, साउथ ईस्ट एशिया में है। ब्राजील का साउथ ईस्ट ब्राजील, क्या लिखेंगे यहाँ पे? साउथ ईस्ट ब्राजील में ये कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज है। यहाँ पे एक स्पेशल सॉइल पाई जाती है, उसका नाम है टेर्रा रोसा। टेर्रा रोसा सॉइल जो है ये ब्लैक कलर की होती है, एक्चुअल में ये ब्लैक कलर की होती है। अब हम सवाल की तरफ देते हैं, हमने इंफॉर्मेशन दे दिया पहले, अब सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ब्राजील के बारे में, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर कॉल्ड द सेल्वास। तो ये जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ब्राजील का है, ये क्या कहलाती है? सेल्वास कहलाती है। ये इंफॉर्मेशन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कॉल्ड टेर्रा रोसा। जो डार्क यहाँ पे ब्राजील में साउथ वाले पोर्शन में, साउथ ईस्ट पोर्शन में ब्राजील में एक पार्टिकुलर सॉइल पाई जाती है जो कि डार्क है, यानी ब्लैक कलर की होती है। उस सॉइल का नाम टेर्रा रोसा होता है। इस सॉइल में ही स्पेशली वहां पे कॉफी उगाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन के बारे में। देखिए 12, 11, 12, 13, 14, तो फाइनेंस कमीशन के हम देखते हैं आपका पहले नंबर पे 11 है, देन 12 है, देन 13 है यानी 13, देन 14 है, देन 15 है, देन 16 है। ठीक है, पहले नंबर पे देखिए 11 नंबर का जो आपका फाइनेंस कमीशन है, ये आपका एम खुसरू इसके वो थे, चेयरपर्सन थे 11 का। जो 12 का है वो आपका सी रंगराजन है, 12 के सी रंगराजन थे। जो 13 नंबर का था उसमें विजय एल केलकर थे।
है ना, विजय एल केलकर। और जो आपका 14 था वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी साहब किसके थे? 14 के थे। 15 के जो है एस के सिंह थे, और अरविंद पंगारिया साहब 16वें के बनाए गए हैं दिसंबर 2024 में। अरविंद पंगारिया 16वें के बनाए गए दिसंबर 2024 में। ये अरविंद पंगारिया ये पहले पर हैं जो कि नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयर या डिप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं, वाइस चेयरपर्सन या डिप्टी वाइस चेयरपर्सन अरविंद पंगारिया पहले वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के 2015 में जब बनाया गया नीति आयोग। दूसरी पॉइंट क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नालंदा जो है, ये इसकी भी ये एक तरह से चांसलर भी हैं अरविंद पंगारिया। तो इस टाइम के जो है फाइनेंस कमीशन के चेयर अरविंद पंगारिया, इससे पहले वाला एस के सिंह करके कोई थे। 14वें के वाई वी रेड्डी हैं, और उसके अलावा 13 नंबर के जो हैं वो विजय केलकर हैं, और 15 नंबर का जो है आपका सी रंगराजन बनाए गए थे। 11 नंबर का अमीर खुसरू साहब थे, या खुसरू एम खुसरू। अच्छा, सोशल इंडिकेटर्स नहीं है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा इसमें से सोशल इंडिकेटर्स नहीं है। तो हम पहले बातें कर लेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्या सवाल क्या है? पॉवर्टी के। तो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, देखिए पॉवर्टी के इंडिकेटर्स की बात अगर की जाए, पॉवर्टी के इंडिकेटर्स, यहां पे हमने सोशल लिख दिया, यहां पे हमने इकोनॉमिक लिख दिया, इकोनॉमिक्स है। देखिए पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स है उसमें सोशल इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो पहले नंबर पे इलिटरेसी दिया हुआ इन्होंने, इलिटरेसी। नेक्स्ट नंबर पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और साइज ऑफ हाउस। देखिए इसमें क्या है कि नॉट ए सोशल इंडिकेटर। हमने क्या लिखा सोशल इंडिकेटर में, ये सोशल वाले इंडिकेटर के अंदर क्या लिखा? इलिटरेसी। तो ये ट्रू हो जाएगा। इलिटरेसी क्या है? सोशल इंडिकेटर है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये सोशल इंडिकेटर के अंदर आता है। बट जॉब अपॉर्चुनिटीज ये इकोनॉमिक इंडिकेटर में आएगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर में जॉब अपॉर्चुनिटीज इसलिए आता है क्योंकि रोजी रोटी, यानी हम अपना इनकम ग्रोथ करने के लिए ही रोजी रोटी या जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो हम इनकम को ग्रोथ करते हैं। तो इकोनॉम यानी कि एक तरह से हम इकोनॉमिक से संबंधित बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जॉब किससे संबंधित है? इकोनॉमिक इंडिकेटर का हिस्सा है। साइज ऑफ हाउस, किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, कोई स्लम में रहता है, कोई बड़ी बड़ी हवेलियों में रहता है, या एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें, या बड़ी बड़ी हवेलियों में रहता है, जो भी है। तो जो स्लम में रहता है, हवेलियों में, किस चीज का इंडिकेटर है? ये प्रॉस्पेरिटी, अमीरी और गरीबी का इंडिकेटर है। तो अमीरी गरीबी या प्रॉस्पेरिटी किसका सिंबल है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी एक बंदे के पास पैसा कम है, एक बंदे के पास पैसा ज्यादा है। जो स्लम में नहीं रहता है गोया कि उसके पास पैसा कम है। जिससे जो स्लम में या जो हवेलियों में, बड़े बड़े पोस्ट कॉलोनीज में रहता है, ठीक है, जो बंगलो टाइप जिसके पास हाउसेज होते हैं, वो क्या है? उसके हाउसेस बड़े बड़े होते हैं, तो उसके गोया प्रॉस्परस होता है। तो प्रॉस्परस होना किस चीज का सिंबल है? वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो यही दोनों सोशल इंडिकेटर्स नहीं है यहाँ पे, ये क्या दोनों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। हाँ, कुछ गांव एरियाज में, रूरल एरियाज में बड़ा हाउस होना सोशल इंडिकेटर के तौर पे समझा जाता है कुछ एरियाज में, लेकिन स्पेशली बड़ा हाउस होना ये सोशल इंडिकेटर नहीं है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ही है। नेक्स्ट, ये लोकसभा के बारे में दिया हुआ, उसके चेयरपर्सन के बारे में दिया हुआ। ये 11, 12, 14, 17। देखिए 11th दिया है, 12 दिया है, और 14 दिया है, देन उसके बाद 17 दिया हुआ है। 11th वाले लोकसभा के जो चेयरपर्सन थे वो पीए संगमा थे। पीए यानी स्पीकर, पीए संगमा, क्योंकि लोकसभा की बात करी गई है। संगमा, पीए संगमा। और जो 12 लोकसभा है वो आपका बाल योगी है, यानी कि जीएमसी बाल योगी। 12 वाले की जीएमसी बाल योगी। जो आपका 14 लोकसभा है वो आपका सोमनाथ चटर्जी है, सोमनाथ चटर्जी है। 17 जो इस टाइम अभी लोकसभा थी पिछली वाली, ओम बिरला है, ओम बिरला है। देखिए
जो 16वीं नंबर की लोकसभा थी वो मोदी जी की फर्स्ट टर्म थी। मोदी जी की फर्स्ट टर्म 16वीं थी। मोदी जी की जो सेकंड टर्म है वो आपका सेकंड नंबर की जो टर्म है वो 17वीं थी। मोदी जी का जो थर्ड टर्म है वो आपका 18वीं लोकसभा है, थर्ड वाली 18वीं लोकसभा। ये सोमनाथ जो थे ये फर्स्ट यूपीए में चेयरपर्सन हुआ करते थे। फर्स्ट यूपीए के जो चेयरपर्सन थी वो सोमनाथ जी थे, सोमनाथ चटर्जी। एक्चुअली ये सीपीआईएम से थे, सीपीआईएम से थे। और जो न्यूक्लियर डील हुआ था यूएसए के साथ इंडिया से, तो उसमें कम्युनिस्ट ने सपोर्ट खींच लिया था, बट इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। इन्होंने ये कहा था कि जो स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पार्टी स्पेसिफिक नहीं होता, वो न्यूट्रल पर्सन होता है, जो कि इन्होंने बात ट्रू कही थी। इसीलिए सीपीआईएम ने जो न्यूक्लियर डील के टाइम पे सपोर्ट खींचा था, उन्होंने इनको पार्टी से निकाल दिया, सोमनाथ जी को, ठीक है। और ये बहुत स्पेसिफिक केस है, और ये स्पीकर तभी बने रहे, ठीक है, क्योंकि पार्टी से निकालने के बाद भी आप स्पीकर बने रहेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल पर्सन होता है। तो ये 14th लोकसभा जो है उसके सोमनाथ चटर्जी थे। मीरा कुमार जी 15वीं लोकसभा की थी। 15वीं नंबर की जो लोकसभा थी, मनमोहन रिजिम का जो दूसरा था, यूपीए दूसरा, सेकंड नंबर का यूपीए सेकंड, उसमें जो है मीरा कुमार जी थी। उसके बाद इंदौर से जो एक क्या नाम है महिला थी, वो 16वीं यानी मोदी जी के फर्स्ट उसमें चेयरपर्सन थी। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्सल ला चैपल 1748। क्या ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, ये 1748 की ट्रीटी है। इसके बारे में फर्स्ट कर्नाटिक वार इंडेड, ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वार, नाटिक वार इंडेड। उसके अलावा मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश, हाँ, मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश। देखिए, जो पहला कर्नाटिक वार हुआ था उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सल ला चैपल। एक्सल ला चैपल एक्चुअली कोई टाउन है या कोई शहर है, मुझे लगता है फ्रांस में कोई टाउन या कोई शहर है। वहां पे एक ट्रीटी हुई थी, किसके बीच में हुई थी? फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी हुई थी 1748 में। इस ट्रीटी के होने के साथ साथ पहली जो कर्नाटिक वार है, कर्नाटिक वार यानी कि फर्स्ट फ्रेंच और ब्रिटिश, फर्स्ट फ्रेंच और ब्रिटिश जो था वार, वो एंड हो गया था, उसको खत्म कर दिया गया था इस ट्रीटी के बाद, ठीक है। उसके अलावा जो मद्रास था उस पर फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था फर्स्ट कर्नाटिक वार में। मद्रास पे कब्जा किसका हो गया था? फ्रेंच का हो गया था, फ्रेंच आर्मी का। तो उसने, इसमें ट्रीटी में बात कही गई थी कि मद्रास को वापस कर दिया जाएगा अंग्रेजों को, और उसके एवज में जो मतलब कि ब्रिटिश है, ब्रिटिश इसके एवज में कनाडा में वो वापस करेंगे टेरिटरी फ्रांस को, उसके एवज में। ये ट्रीटी की बातें थी उसमें। तो इसका दोनों ऑप्शन यानी कि करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि रिवर्स हैं और वो किस रिवर पे सिटीज हैं, उसे किस रिवर पे लोकेटेड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो कौन सा सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है, तो डैन्यूब है पहले नंबर पे। डैन्यूब कहाँ पे लोकेटेड है? ये सॉरी, बुदापेस्ट की सिटी पे है, डैन्यूब रिवर पे है। उसके अलावा कोलोगने आपका राइन पे है, न्यू ऑर्लियन जो है आपका मिसिसिपी पे है, हैदराबाद आपका मूसी पे है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो के ऑप्शन मतलब गलत दिए हुए हैं। देखिए बुदापेस्ट, ठीक है, जो बुदापेस्ट है वो कहाँ पे है? डैन्यूब पे है। डैन्यूब पे बुदापेस्ट है। आपका कोलोगने या कोलोगने आपके आपका राइन में है। और न्यू ऑर्लियन ये आपका मिसिसिपी पे है, मिसिसिपी पे है। हैदराबाद ये मूसी रिवर पे है, मूसी रिवर पे हैदराबाद है। बुदापेस्ट आपका जो है डैन्यूब पे है, कोलोगने आपका राइन में है। राइन मतलब कि वो क्या कहते हैं कोलोगने, जर्मनी। न्यू ऑर्लियन आपका मिसिसिपी पे है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया न्यू ऑर्लियन मिसूरी में, मिसूरी पे नहीं है न्यू ऑर्लियन आपका मिसिसिपी पे है। मिसूरी जो है एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी की। मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? मिसूरी है, ठीक है। लेकिन न्यू ऑर्लियन कहाँ पे है? मिसिसिपी पे है। हैदराबाद किस पे है? मूसी पे है, मूसी रिवर है। हैदराबाद किस पे है? मूसी रिवर पे है। मूसी ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन है? मूसी।
अच्छा, बेकिंग सोडा, अगला सवाल हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है, ये इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये यूज किस में किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो ये दोनों मतलब कि देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया है? बेकिंग सोडा जो है, ये मतलब कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इन्होंने मेंशन किया, ये गलत है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो एक्चुअल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, इन्होंने गलत दिया है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता होता क्या है कि जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे वो एयर में कांटेक्ट में आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रिलीज कर देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो गोया एक तरह से वो ऑक्सीजन की वहाँ डिफिशियंसी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इसको फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के काम में भी लाया जाता है। अच्छा साहब, अगला सवाल है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। तो क्या है? ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाला सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जारी करता है आपका एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। नेक्स्ट है आपका फजल अली कमेटी से रिलेटेड। देखिए, जो फजल अली कमेटी थी वो, उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी कहते हैं। ये बनाई गई थी 1953 में। इसने रिपोर्ट दिया था 1955 या 56 में। और इसमें 3 मेंबर हुआ करते थे, और वो तीनों में से एक तो फजल अली के नाम से खुद ही साहब थे, ये चेयर थे, चेयर हेड कर रहे थे कमेटी को, फजल अली कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या था? दूसरा नाम फजल अली कमेटी या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसमें जो है चेयर थे वो फजल अली, हेड कौन कर रहे थे? फजल अली इटसेल्फ, ये हेड कर रहे थे या चेयर थे। और जो मेंबर्स थे इसमें आपका के.एम. पनिक्कर इसके मेंबर में से थे। और दूसरे जो मेंबर थे इसके एच.एन. कुजड़ू थे। एच.एन. कुजड़ू दूसरे में थे। तो पनिक्कर और कुजड़ू ये दोनों मेंबर थे फजल अली कमेटी के। अच्छा, देखिए कुछ स्कीम दी हुई है और उसका ईयर पूछा हुआ। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रीजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2015 की स्कीम है। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये 2005 में लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा जल जीवन मिशन, ये 2019 की स्कीम है। उसके अलावा नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, ये 2007 की है। देखिए, अटल मिशन फॉर रीजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में लाया गया। यह सैनिटेशन के लिए मेनली लाया गया था। उसके अलावा अर्बन सैनिटेशन, उसके अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कंजेशन, इससे रिलेटेड भी था। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड था। एक्चुअल में 2005 में यूपीए फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए का जो फर्स्ट फेस गवर्नमेंट था, यूपीए 2 हुई है, एक 2005 एक 2009 से हुई थी, मनमोहन सिंह जी फर्स्ट। उसमें JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये अर्बन ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए, अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए, अर्बन एरियाज में सैनिटेशन वगैरह के लिए ये स्कीम 2005 में लाई गई थी। इसी की कॉपी करके रिप्लिका करके ये स्कीम लाई गई थी। बाद में JNNURM को मर्ज कर दिया गया था 2015 में। जब ये लॉन्च किया गया तो इसी में मर्ज कर दिया गया। JNNURM को मर्ज कर दिया गया इसी में, अमृत में मर्ज कर दिया गया। अब मेनली स्कीम कौन रन कर रही है? अमृत रन कर रही है। जल जीवन मिशन जो है ये रूरल एरियाज के लिए जो आई थी वो 2019 में आई थी। जो अर्बन कंपोनेंट है इसी का 2021 में आया था। उसके अलावा नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में है। हैबिटेट पॉलिसी वाली कब से? 2007 में लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। अर्थवार्म से रिलेटेड है, केचुए अर्थवार्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। सॉइल
फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। अगला सवाल इसमें ये 2 पेयर ऑफ हर्ट है, इसमें अगला क्या है 2 पेयर ऑफ हर्ट, ये दो मतलब की स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ये बात सही है। और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के कारण क्या है, इसको हम फार्मर फ्रेंड कहते हैं। जो मतलब कि सॉइल प्रोफाइल होती है, यानी कि जैसे जो होराइजन होता है ए लेवल, बी लेवल, ई लेवल, ठीक है, सी लेवल, तो ये जो होराइजन्स होते हैं यानी कि वर्टिकल लेयर सॉइल की, जो मिनरल्स होते हैं रिच मिनरल, वो सारे के सारे नीचे पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये मतलब कि अर्थवार्म नीचे से उन मिनरल को ऊपर की लेयर में प्लांट्स की जड़ों की तरफ ले जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ उन फर्टाइल जो भी मिनरल्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए ये फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। तो ये ऑप्शन सही है। इसके 2 पेयर ऑफ हर्ट होते हैं, नहीं ये गलत है, इसके 4 पेयर ऑफ हर्ट्स होते हैं, यानी 8 दिल हो जाएगा। 4 पेयर ऑफ हर्ट होता है, 4 पेयर ऑफ हर्ट, गोया इसके 8 दिल होते हैं, यानी कि 4 जो है जोड़ा दिल का। देखिए अगला हमें क्रोनोलॉजी सेट करना है। गुरु नानक जी मतलब कि नानक, अगर हम इनको क्रोनोलॉजी को डेट ऑफ बर्थ से जोड़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले नंबर पे हम अगर सीक्वेंस वाइज ही लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। पहले नंबर पे देखिए नामदेव हैं, नामदेव जो है ये आपका 1270 वगैरह में थे नामदेव। और जो आपका सेकंड नंबर पे हम कबीर को रख देते हैं इस सीक्वेंस में। कबीर को हमारे हिसाब से 1398 में इनका बर्थ हुआ था, मतलब अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट क्लियर नहीं है इनका बर्थ, डिस्प्यूटेड है। और उसके अलावा नानक को हम रखते हैं तीसरे नंबर पे। गुरु नानक जी आपका 1469 में इनका डेट ऑफ बर्थ है। और चौथे नंबर पे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का जो है आपका मतलब कि लास्ट में है 1484 में मान लेते हैं, 1484 में हुआ इनका डेट ऑफ बर्थ। देखिए नामदेव सबसे पहले हैं, गुरु या संत है, ये आपके महाराष्ट्र के हुआ करते थे, 1270 या सबसे पहले हैं ये। उसके अलावा मतलब इसमें पहले हैं। अब गुरु सॉरी कबीर ये 1398 में, यानी कि अर्ली मुगल में एकदम प्री मुगल या अर्ली मुगल कबीर हुआ करते थे। और ये बनारस में पैदा हुए। और ये संत कबीर नगर यानी कि खलीलाबाद में इनका डेथ है, या वहीं पे समाधि खलीलाबाद में यूपी की इस टाइम। और गुरु नानक जी तालबंदी और ननकाना साहब वगैरह सुना होगा हमने, न्यूज़ में था ही। ये 1469 में यानी कि मुगल यानी बाबर वगैरह हुमायूं के टाइम पे ये हुआ करते थे गुरु नानक जी। और उसके अलावा जो है चैतन्य महाप्रभु ये उसके बाद आए थे, यानी कि ये अकबर टाइम या हुमायूं के टाइम पे ये भी थे लमसम, बट ये नानक से थोड़ा सा जूनियर है, जूनियर कंटेम्पोररी है। देखिए करंट्स के बारे में दिया हुआ है। अबुलहास करंट, अबुलहास करंट दिया हुआ है, ये आपका वार्म करंट है। उसके अलावा ब्राजीलियन करंट है, ब्राजील वाली जो करंट है ये भी वार्म है। उसके अलावा हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट करंट ये आपका कोल्ड करंट है। उसके अलावा कैलिफोर्नियन करंट है, ये आपका जो है ये भी कोल्ड है। देखिए अबुलहास जो है आपका ये फ्लो करती है करंट जो है वार्म करंट है इंडियन ओशन में, जो साउथ टिप ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, टिप ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, जो साउथ ईस्ट अफ्रीका का मतलब कि टिप है, यानी कि साउथ ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है वहां पे कहीं पे ये अबुलहास करंट फ्लो करती है। और ये इंडियन ओशन का ही हिस्सा है एक तरह से। और ये वार्म करंट है। ब्राजीलियन करंट जो है वो एक्चुअल में ईस्टर्न ब्राजील है, वो ईस्टर्न ब्राजील में वार्म करंट फ्लो करती है, जो कि अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है। हम्बोल्ट करंट ये आपका पैसिफिक में पेरू कोस्ट के पे फ्लो करती है, ये कोल्ड करंट है। और यही हम्बोल्ट करंट का दूसरा नाम पेरू कोल्ड करंट भी है, पेरू कोल्ड करंट या पेरू करंट भी है हम्बोल्ट करंट का नाम। हम्बोल्ट ये स्कॉलर हुआ करते थे और इधर जा करके वहां पे उस करंट के बारे में रिसर्च किया था, इसलिए उनके नाम पे जोग्राफर थे, उनके नाम पे पड़ गया। और कैलिफोर्नियन ये आपका कोल्ड करंट है, जो कि कैलिफोर्निया ये जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये दोनों पैसिफिक ओशन में है, ये आपका अटलांटिक में है और ये आपका इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस हो गए। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात कही गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2010 में। और इट मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड दोज लिविंग ऑन लेस देन $1।
अगली बात क्या कहेगी कि $1 से जो नीचे रहते हैं उनके बारे में इसमें स्टडी या डिस्कशन किया जाता है। तो ये बात गलत है, ये $1 के बारे में बातें नहीं करता। ये ओनली और ओनली 2010 में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च करने में जो है ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव वाली जो संस्था है उसने लॉन्च की थी, और उसके साथ अलावा यूएनडीपी भी साथ में था। और जब से 2010 से ये रेगुलर मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश हो रहा है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव जो है वो था, और एक और संस्था थी, 3 संस्थाएं थी। $1 जो है इसमें पर कैपिटा इनकम की जो बात कही गई ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में होता है। अगला हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड ये कर्ड में होता है। उसके अलावा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स में होता है, ग्रेप्स में होता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो नहीं है आपका, ये आपका विनेगर में होता है। विनेगर मतलब सिरके में पाया जाता है, पोटैटो में नहीं होता। पोटैटो वाला ऑप्शन गलत है। ये विनेगर यानी कि सिरके में एसिटिक एसिड वगैरह पाया जाता है। अच्छा, इंडियन ओशन के बारे में बात कही गई है। अगला सवाल हमारा क्या है, जो कि इंडियन ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके में ये बात कही गई कि जो ग्रीक थे वो इंडियन ओशन को इरीथ्रियन सी कहते थे। क्या कहते थे? इरीथ्रियन सी कहते थे। और अगला क्या है, इट स्प्रेड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। तो कहां पे फैला हुआ है? ईदर साइड ऑफ इक्वेटर। देखिए ये सवाल क्या है, इंडियन ओशन को क्या ग्रीक लोग जो है इरीथ्रियन सी बोलते थे? हाँ, ग्रीक स्कॉलर जो है इंडियन ओशन को अपने टेक्स्ट में इरीथ्रियन सी के नाम से ही मेंशन किया है इन लोगों ने। जैसे कि हेरोडोटस हो गए या अरिस्टोटल हैं, या जितने भी मतलब हेरोडोटस वगैरह ने इसमें जो है, टोलमी है, हेरोडोटस हैं, ग्रीक स्कॉलर वगैरह, इन लोगों ने इंडियन ओशन को इरीथ्रियन सी के नाम से मेंशन किया है। इंडियन ओशन जो है इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है। हाँ, इक्वेटर के दोनों तरफ है, यानी ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ये दोनों तरफ फैला हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हिस्सा इसका है, नदर्न हेमिस्फीयर में ये बहुत कम हिस्सा है। नदर्न हेमिस्फीयर में इसके ओनली 2 सीज हैं, एक तो आपका अरबियन सी है और एक आप बे ऑफ बंगाल है। तो ओनली 2 इंपॉर्टेंट सी ही नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं इसका, बट ज्यादातर हिस्सा सदर्न में है, बट ये फैला दोनों तरफ है, इसलिए बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। और नदर्न में क्या है? अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, बैटल ऑफ कन्नौज। ये मतलब ये बैटल दिया हुआ है, और बैटल के बारे में हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। देखिए कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज ये आपका जो है 1540 में। बैटल ऑफ दौरा, दौरा ये आपका 1532 में हुआ था। बैटल ऑफ समूहगढ़, समूहगढ़ ये आपका 1658 में हुआ था। और बैटल ऑफ चौसा, चौसा ये 1539 में हुआ था। तो शेरशाह ने पहले नंबर पे हुमायूं को चौसा में हराया था 1539 में। चौसा जो कि बक्सर, आरा बक्सर बिहार में जगह है, वहां पे एक साइट है, एक छोटा सा टाउन या गांव होगा। तो उस चौसा में 1539 में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज में 1540 में दोबारा फिर हराया था शेरशाह सूरी ने, किसको? हुमायूं को। तो 2 बैटल तो वहां से उठा लिए इन्होंने क्वेश्चन में। ये दौरा जो है ये हुमायूं ने 1532 में, जो बहादुर शाह या अहमद शाह क्या थे वो वहां के गुजरात के शाह हुआ करते थे, तो गुजरात के शाह को हराया था किसने? हुमायूं ने, दौरा वाले बैटल में 1532 में जाकर के। ये आपका दारा शिकोह को औरंगजेब ने 1668 में समूहगढ़ में हराया था। समूहगढ़ जो कि आगरा के आजू बाजू, भरतनगर, आगरा, भरतपुर, आगरा यहाँ आजू बाजू में पड़ता समूहगढ़। इस बैटल में कहीं पे 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। नेक्स्ट, देखिए हाँ, ब्लड के बारे में क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और बस थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या कोई रॉकेट साइंस टाइप नहीं है। देखिए ब्लड के ऊपर क्वेश्चन है कि जो ब्लड जो है ये कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मान लेते हैं कि जैसे ब्लड है, यहाँ पे हमने लिखा ब्लड किस चीज़ का कंपोज होता है, किसी चीज़ से बना होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्लड में नंबर 1 में इन्होंने कहा कि प्लाज्मा होता है। हाँ बिल्कुल सही है कि प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% लमसम प्लाज्मा ही होता है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है।
उसके अलावा ब्लड में सेल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल ब्लड में सेल्स होते हैं भाई, और उसके अलावा ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ब्लड में सेल क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो व्हाइट सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और एक आपका रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल अगर आप थोड़े दिमाग में करते तो ये क्वेश्चन आसानी से हिट हो जाता। तो ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है, सेल्स भी पाए जाते हैं, सेल्स में जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल वगैरह ब्लड में पाए जाते हैं। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हेमोग्लोबिन है, ग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर जो है रेड होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर है रेड होता है। एक्चुअल में जो हेमोग्लोबिन है ये एक तरह से आयरन है, आयरन का सब्सटेंस है, जो कि मतलब कि आयरन का से बना हुआ एक प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है, ये आयरन से बना हुआ, आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि एक प्रोटीन है, आयरन से बना हुआ एक प्रोटीन, ऐसा समझिए। आयरन से बना हुआ, या आयरन के द्वारा सिंथेसाइज किया हुआ एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है। और कोई चीज जो आयरन जिसमें पाई जाती है, जैसे कि आपका रेड सॉइल हो गया, इन सब का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये आयरन की वजह से इसका कलर क्या है, ग्लोबिन की वजह से या हेमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड है। और ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, जो कि एक आयरन का बना हुआ प्रोटीन होता है, इसलिए इसका कलर रेड है। ये बात सही है, तो बोथ आर करेक्ट। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में जो 5 लोग थे, उसमें इंडियन नॉवेलिस्ट या जर्नलिस्ट कौन थी? ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, उसमें 5 लोगों की ये टीम थी। उसमें नीलंजना एस रॉय, इंडियन कौन थी? नीलंजना एस रॉय, ये इंडियन थी। सवाल क्या पूछा है कि इंडियन कौन थी उस जूरी में, वो जो संगोष्ठी या जो एक मतलब कि बैठक हुई, उसमें इंडियन कौन थी? तो इंडियन ये नीलंजना एस रॉय हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नताशा ब्राउन ने चेयर किया था, बट ये इंडियन नहीं है, ये ब्रिटिश वगैरह की कहीं की है शायद, नताशा ब्राउन, बट इन्होंने ही चेयर किया था उस जूरी वाली कमेटी को, बट वो इंडियन नहीं है। तो इंडियन ओनली एक थी, वो नीलंजना एस रॉय थी। नेक्स्ट क्या है, देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, सब कमेटीज के बारे में दिया हुआ है, और उसको आपको सेट करना है कौन सी कमेटी के हेड कौन हुआ करते थे। तो नंबर 1 पे यहाँ पे दिया हुआ है आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जे.एल. नेहरू थे। तो हम सेट लिखते जाते हैं। देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के जे.एल. नेहरू हुआ करते थे, चेयर किया था इन्होंने, चेयरमैन थे ये इसके। और रूल ऑफ प्रोसीजर क्या है? रूल ऑफ प्रोसीजर जो थे, इस कमेटी के चेयर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है आपके अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, देखिए फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके कृपलानी जी थे, कृपलानी। तो कृपलानी जी किसके थे? जेबी कृपलानी जी किसके थे? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका मतलब कि स्कीम दी हुई है, उसका एयर दिया हुआ है, तो वो मैं लिख देता हूं और डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा यहीं से। देखिए जवाहर रोजगार योजना है, ये 1589 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ये स्कीम जो है 1982 से 83 में आई गई थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये 1978 में लॉन्च किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में लाया गया था। देखिए मैं बता देता हूं यहां पे, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ये अर्बन एरिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था। अर्बन एरिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जवाहर रोजगार योजना 1989 का था। डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज 1982-83 का ये स्कीम था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 का था। ये रूरल एरियाज में होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन सब कुछ शामिल कर दिया गया था। तो IRDP 1978 का था।
मेनली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था ये, और एम्प्लॉयमेंट में भी था, और ऑल ओवर रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, क्योंकि इससे पहले क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम प्रोग्राम चलती थी वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, तो ये हुआ कि नहीं, एग्रीकल्चर को छोड़ करके रूरल डेवलपमेंट में फोकस किया जाए, तो ये IRDP को लाया गया 1978 से, जो अप्रोच बदला गया 1978 से। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 का है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सिंगल किसी एक डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री टच करता है, ये क्वेश्चन से ही आपको पता हो जाएगा। देखिए, ललितपुर, ललितपुर ये झांसी को ओनली बॉर्डर करता है, झांसी को बॉर्डर करता है। सहारनपुर, जो सहारनपुर है ये आपका शामली और मुजफ्फरनगर, शामली एंड मुजफ्फरनगर को सहारनपुर पड़ता है। सोनभद्रा, टाइम नहीं वरना मैं मैप बना करके ड्रॉ करके यहाँ दिखाता सारा। मिर्जापुर एंड चंदौली, चंदौली। तो ललितपुर आपका जो है झांसी, सहारनपुर आपका शामली और मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर दोनों को टच करता है। सोनभद्र मिर्जापुर और चंदौली को टच करता है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है 5 साल के लिए होते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितने साल के लिए हैं? 5 ईयर्स के लिए हैं। ये तो सही है इंफॉर्मेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है 1/4 सीट शैल बी रिजर्व फॉर द सीमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST। पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशन में 1/4 सीट जो है, जो SC एंड ST वीमेंस के लिए होना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। 1/3 होना चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए? तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपका 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो सीट टोटल रिजर्व है 1/3, उस 1/3 में से फीमेल जो है वो SC ST की कितनी होंगी? तो फीमेल SC ST की 1/3 सीटों में से 1/3 फीमेल जो है SC ST कैटेगरी की होंगी। दूसरी बात क्या है कि 1/4 नहीं है, 1/3 दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 243 का D, 243 का D जो है वीमेन रिजर्वेशन या SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। नेक्स्ट क्या है अगला हमारा सवाल? देखिए, त्रिविक्रम भट्ट, हाँ ये मतलब कि टेक्स्ट बुक्स दिया हुआ है और राइटर का दिया हुआ है। तो देखिए, त्रिविक्रम भट्ट उन्होंने नाल चंपू लिखा, या हम डायरेक्ट ऐसे बुक्स क्लियर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। गीत गोविंद, गीत गोविंद जो है इसके राइटर जो है जयदेव हैं, ये तो बहुत फेमस बुक है। उसके अलावा जो है बृहत कथा मंजरी, ये शेमेंद्रा है। बृहत कथा मंजरी ये आपका शेमेंद्रा। उसके अलावा जो है नाल चंपू, त्रिविक्रम भट्ट। कौन? नाल चंपू, नाल चंपू के त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट। उसके अलावा जो है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इस बुक के जो है सोमेंद्र, सोमदेव, सोमदेव जो है कथा सरित सागर के हैं। तो गीत गोविंद का जयदेव है, बृहत कथा मंजरी का शेमेंद्रा है, और नाल चंपू के जो है त्रिविंद्रा, नाल चंपू के त्रिविक्रम, और कथा सरित सागर का सोमदेव। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है मंडी। मंडी कहां पाए मतलब पड़ता है? ये आपका मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर यूपी में मंडी ये साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पे ये साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हुलास, हुलास ये साइट कहां पे है? सहारनपुर में। सहारनपुर में ये हुलास साइड है यूपी में, यूपी में सहारनपुर में हुलास साइड है। और उसके अलावा सोनौली, सोनौली, सोनौली ये बड़ौद बागपत, बागपत डिस्ट्रिक्ट में सोनौली करके साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो मंडी ये आपका मुजफ्फरनगर में है, हुलास आपका सहारनपुर में है, सोनौली बागपत में है, और ये हुलास सॉरी ये आपका क्या कहते हैं राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी बोल ये हिसार हरियाणा में, यही वाला हरियाणा में है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड वाटर सप्लाई का आपको सीक्वेंस सेट करना है।
अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको प्रेजेंट करें तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। और अगर हम उसको डाटा के साथ जब नॉर्मल दिनों में जब स्टडी करें तो उस पर हम प्रॉपर फोकस करते जाएं तो समझिए कि हमारे क्वेश्चन इस तरह के आसानी से हिट हो जाएंगे। सपोज दैट कि ग्लोबल वाटर का मतलब कि वाटर जो कि अर्थ पे है, ग्लेशियर में है, एटमॉस्फेयर में है, क्लाउड के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, या ग्राउंड वाटर पे है या ग्राउंड सरफेस पे है या अंडरग्राउंड वाटर है, कोई भी वाटर, सारे वाटर्स को इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहां पे लिख सकते हैं वाटर, ठीक है। यानी प्लैनेट पे जो वाटर है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है भाई। नंबर 1 पे हमने लिखा ओशनिक वाटर, नंबर 2 पे हमने लिखा नॉन ओशनिक। ओशनिक वाटर दुनिया का 97% वाटर जो दुनिया में है, यानी अर्थ प्लैनेट पे 97% वाटर ओशन के पास है, समुद्र में है। ओनली 3% वाटर जो कि समुद्र के पास नहीं है। ये जो 3% वाटर है, सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं 100%। अब इस 100% वाटर में नंबर 1 पे हम यहां लिख देते हैं ग्लेशियर एंड पोलर एरियाज। उसके अलावा अंडरग्राउंड, उसके अलावा जो है रिवर एंड लेक्स। ये जो 3% है यही खाली इन सब में है वाटर, बस मात्र ये 3% ही इसमें है। इस 3% को सपोज दैट हमने 100% वाटर मान लिया। इस 100% में 68% वाटर हमारा जो है वो ग्लेशियर और पोलर एरियाज में है। ग्लेशियर की फॉर्म में, आइस या स्नो के फॉर्म में या पोलर एरियाज में। ये 32% लमसम जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। रिवर और लेक पे मात्र 0.6% यानी 1% ही रिवर या लेक के फॉर्म में हमारे पास वाटर है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, इसी के आधार पे हमको सेट कर लेना है। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, सेकंड नंबर में आपका ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कही गई है। तो फाइनेंस कमेटी पार्लियामेंट की कौन कौन सी है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो ये तीनों फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अगला हमारा जो सवाल है ये नेशनल मतलब कि पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, देखिए दशीगाम जो है, दशीगाम ये कहां पे पड़ता है नेशनल पार्क? ये श्रीनगर में है, एक्चुअल में श्रीनगर में है, यानी कि जेएनके के अंदर आ जाएगा ये। उसके अलावा क्योलाडियो घाना ये कहां पे है? भरतपुर कहां पे? राजस्थान में क्योलाडियो पड़ जाएगा आपका। कान्हा एमपी में पड़ता है। पेरियार कहां पे है? केरला में। तो देखिए दशीगाम आपका जेएनके में है, केलाडियो राजस्थान में है, कान्हा एमपी में है, पेरियार आपका केरला में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के बारे में बात कही गई है, बिम्सटेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। क्या इसमें 7 कंट्रीज हैं? 7 में देखते हैं हम, पहले नंबर से इंडिया को शुरुआत करते हैं। इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद आपका थाईलैंड है। जो कोला पेनिनसुला है थाईलैंड का, वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल को थोड़ा सा हिस्सा कोस्ट बनाता है, इसलिए थाईलैंड भी है। और श्रीलंका भी है। तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारी कंट्रीज हैं। इसमें इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया इसमें नहीं है बिम्सटेक में। अगला क्या है आपका? बगलिहार डैम। ये कहां पे है? बगलिहार डैम जो नहीं है ये आपका चेनाब रिवर पे है। और उसके अलावा पंडो, ये आपका ब्यास रिवर पे है। आपका श्रीशैलम, ये आपका कृष्णा पे है, कृष्णा रिवर पे श्रीशैलम है। देखिए बगलिहार जो है आपका चेनाब में है, गोया कि ये जेएनके में चला जाएगा। पंडो डैम ये ब्यास पे है, गोया कि ये हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा पंडो डैम। उसके अलावा श्रीशैलम
ये कृष्णा रिवर पे, श्रीशैलम कहाँ पे? कृष्णा रिवर पे। ये आंध्रा और तेलंगाना उसके बॉर्डर पे है, आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। ज्यादा हिस्सा आपका आंध्रा में पड़ता है, इसका आंध्रा में ज्यादा, थोड़ा सा इसका हिस्सा तेलंगाना में भी है, बट ये कृष्णा रिवर पे श्रीशैलम है। हमने 92 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और बस थोड़ा सा और आप लोग धैर्य रखें और जल्द ही हम इसको ख़त्म करेंगे। 93 से हमारा डिस्कशन अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में होगा। और यहीं पे विराम देते हैं। मात्र यानी कि हमें अभी डिस्कस करने रह गए हैं टोटल, यानी 60 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए, वो 60 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। तो 93 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट उसमें, ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये 92 नंबर का क्वेश्चन था। 92 नंबर का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।